हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी का जो है रिवीजन करा रहे हैं। जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है रेलवे के लिए, उन्हीं टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। और आपको एक वीडियो हम दे चुके हैं, लगभग 1.25 घंटे का वीडियो आपको दे चुके हैं। और उसमें हम 4-5 टॉपिकों को अच्छी तरीके से कवर करके डाले हैं। चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसी कड़ी में हम अभी आज 20 नवंबर है, 27 नवंबर से आपका एग्ज़ाम है और 26 नवंबर तक जितने भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे और जहां तक कि कवर करा देंगे आपको। ठीक है, रेलवे के द्वारा जो जो टॉपिक टच किया जाता है उन सभी टॉपिकों को हम करा देंगे। तो इसमें क्या है, आप लोग थोड़ा सा साथ देते रहिए और बाकी काम तो हम कर देंगे। आइए देखते हैं। देखिए क्या है आज का हम टॉपिक क्या सेलेक्ट किए हैं। देखिए, भारत के बाघ टाइगर रिजर्व काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न उठते हैं। देखिए, भारत के बाघ या टाइगर रिजर्व, देखिए रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है 54वां टाइगर रिजर्व है। यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग कहाँ पर पड़ता है? यह असम में पड़ता है। नामदा पक्के कामलंग यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वाल्मीकि बिहार में पड़ता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि और बिहार एक ही तरह का नाम है। और इंद्रावती और अचन कमार यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। आगे देखिए क्या दिया है। देखिए, उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ और गुरु घासीदास 53वां टाइगर रिजर्व है, यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। पलामू यह झारखंड में पड़ता है। दंपा मिजोरम में पड़ता है। रणथंभौर सरिस्का मुकंदरा हिल्स राजस्थान और रामगढ़ विषधारी 52वां टाइगर रिजर्व है, राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। बादीपुर भद्रा और नागरहोल कर्नाटक। दांडेली अंशी काली कर्नाटक और बिलीगिरी रंगनाथ कर्नाटक। पेरियार परम्बिकुलम केरल में पड़ता है। और कान्हा बांधवगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच मध्य प्रदेश में पड़ता है। सतपूर्णा संजय और डुबरी क्या दिया है? देखिए, यह दिया है सतपुड़ा संजय और डुबरी यह मध्य प्रदेश पड़ता है। मेलघाट पेंच सहाद्री बोर महाराष्ट्र में। तदोड़ा अंधेरी नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में। दुधवा पीलीभीत आमनगढ़ उत्तर प्रदेश में। जिम कार्बेट यह पहला जो है कि टाइगर रिजर्व है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क यह जो है उत्तराखंड में पड़ता है। राजाजी जिसका नाम राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। और सुंदरवन बुक्सा पश्चिम बंगाल में। और कवल अमराबाद तेलंगाना में है। आगे देखिए, शिमलीपाल सतकोशिया उड़ीसा में है। शिमलीपाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। कालकंड मुदुनथूर अन्नामलाई तमिलनाडु। अन्नामलाई नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। मधुमलाई सत्यमंगलम तमिलनाडु में है। श्रीविल्लीपुथूर में मेघामलाई 51वां टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु में स्थित है। महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य देखिए क्या दिया है। देखिए, बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। बाघों का सर्वाधिक संख्या भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पैंथेरा टाइग्रिस
पैंथेरा टाइग्रिस है बाघ का वैज्ञानिक नाम। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 54 है। आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए, भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है और भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्री सैलम है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्री सैलम है। आगे देखिए क्या दिया है। क्षेत्रफल देखिए क्या दिया है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? यह महाराष्ट्र में पड़ता है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? कैलाश सांखला को बोला जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं। देखिए, अगला टॉपिक हम लिए हैं, क्या दिया है इसमें देखिए, जनगणना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जनगणना हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जनगणना 2011 का हम लोग देखेंगे और 11 ही है, उसके बाद तो अभी हुआ नहीं है। देखिए, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1872 में हुआ था। बार बार पूछा जाता है किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जहरीला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 लॉर्ड रिपन के समयकाल में हुआ था। ये दोनों बातों को कहीं ना कहीं बांध के रख लीजिएगा एग्जाम से पहले और एग्जाम में जाके इसको खोल लीजिएगा। आगे देखिए स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 है। जनगणना का महान विभाजक वर्ष क्या है? 1921 है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 है। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची में। जनगणना 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है जनगणना। पूछा जाएगा आपसे कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो सीधा आंख बंद करके आपको ऑप्शन पर जाना है कि जनगणना संघ सूची का विषय है। आगे देखिए, जनगणना की अवधि क्या होती है? प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराया जाता है। आगे देखते हैं, जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी जनांकिकी 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। देखिए, जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका प्रथम जनगणना कमिश्नर डेब्यू प्लाडेन। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर.ए. गोपालास्वामी। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर.ए. गोपालास्वामी। 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली और स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर.ए. गोपालास्वामी। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में जाति आधारित जनगणना होती है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। कुल जनसंख्या कितनी है इस जनगणना के अनुसार? 121.08 करोड़। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 150 करोड़ के नियर अबाउट पहुंच चुका है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5% है। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ 51.547। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़
10 की वार्षिक वृद्धि दर 17.7। 10 की वार्षिक वृद्धि दर 17.7%। कुल साक्षरता दर 73%। पुरुष साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर कितना है? 80.9%। 80.9%। महिला साक्षरता दर 64.6%। और लिंगा अनुपात 943 महिलाएं और 1000 पुरुष। लिंगा अनुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। शिशु लिंगा अनुपात 0 से 6 वर्ष 919। ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल 1084। सर्वाधिक लिंगानुपात, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है 1084। आगे देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है 879। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पांडुचेरी। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात अगर देखा जाए तो पांडुचेरी हो जाएगा। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन एवं दीव है। सर्वाधिक, देखिए क्या दिया है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का 1106 है। 1106 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व दिल्ली है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या अंडमान निकोबार है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सर्वाधिक 19.98 करोड़ है। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ का है? तो सिक्किम का है। न्यूनतम जनसंख्या 6.11 लाख है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप है। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है नागालैंड है। एकमात्र राज्य है जहाँ पर जनसंख्या घटी है वह है नागालैंड है। सर्वाधिक साक्षरता केरल का है 94%। केरल का जो साक्षरता दर है सर्वाधिक है। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार का है 61.6% है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर बिहार का है 51.5। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप हो जाएगा। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर नगर हवेली है। अधिक जनसंख्या वाला जिला थाड़े है। अधिक जनसंख्या वाला जिला थाड़े है। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश है। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए अब अगला जो हमारा टॉपिक है वह भारत के प्रमुख रामसर साइट्स हैं। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। भारत के प्रमुख रामसर साइट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश। सुर सरोवर कीथम झील उत्तर प्रदेश। और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। और सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा। सुल्तानीपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात। और थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात। बाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात। सोकर झील लद्दाख। नंदूर मद्देश्वर पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र। काबरताल झील बिहार। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब। और केशवपुर मियाँ समुदाय आरक्षित पंजाब। और कंजली झील पंजाब। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा। और सुरिंदर और मानसर झील जम्मू कश्मीर। होकेरा वेटलैंड कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। चंदेर टल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। और पॉइंट कैलीमेर अभ्यारण्य
तमिलनाडु, भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा है, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश है, वेम्बनाड कोल अभयारण्य केरल में है, और संस्कोट्टा झील अष्टमुड़ी झील केरल में है, दीपोर बिल असम में है, दीपोर बिल असम में। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य देखिए क्या है इससे। देखिए भारत में कुल 75 रामसर साइट्स हैं। भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं? 75 राम तथा 75वां सालबुगी आर्द्रभूमि रिजर्व जम्मू कश्मीर है। सर्वाधिक रामसर साइट्स कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, 20 है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरबन है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। गांठ बांधने वाला प्रश्न है यह। आगे देखिए, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ था। भारत कब शामिल हुआ था? रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ था। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके है। ठीक है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। देखिए आगे देखा जाए और टॉपिक क्या है, तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष केंद्र प्रक्षेपण यान, भारतीय अंतरिक्ष केंद्र प्रक्षेपण यान, और यहाँ से हम टॉपिक लिए हैं इसरो को। देखा जाए इसरो है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई इनके प्रथम अध्यक्ष हैं। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में स्थित है, और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आगे देखिए, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। नासा का जो गठन है 1958 में हुआ था वाशिंगटन डीसी में। नासा का गठन 1958 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। स्पेस एजेंसियां नासा का वाशिंगटन डीसी में हुआ था। स्पेस एजेंसियां नासा अमेरिका का है, और जाक्सा जापान का है, और सियंसा चीन का है, ईसा इजराइल का है, सियंसा चीन का है, और रोसकॉस्मोस रूस का है। ये किस देश का कौन सा स्पेस एजेंसी है, आपको ये ध्यान रखना है। यह पूछ लिया जाता है, ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि रोसकॉस्मोस किस देश की स्पेस एजेंसी है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि रोसकॉस्मोस रूस का जो है स्पेस एजेंसी है। और सुपारको पाकिस्तान का है, और एईबी ब्राज़ील की स्पेस एजेंसी है। आगे देखिए, भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित हुआ था। भारत में प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो यह आर्यभट्ट है। पूछा जाता है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है, ध्यान रखिएगा। और भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी है। ठीक है, भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी है। अगर वैसे केवल प्रश्न पूछे कि प्रथम भारतीय उपग्रह क्या है, तो आर्यभट्ट आप सही करेंगे, और भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी है। दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना 1, पुराना नाम मैटसेट है। पुराना नाम क्या है? मैटसेट है। आगे देखिए, फास्ट रिवीजन करते चलिए, बस आप सरसरी निगाह में सारी बातों को पढ़ते चलेंगे। ये कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में रहेगा, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो प्रश्न आएगा तो तुरंत क्लिक करेगा कि नहीं, आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा है और पढ़ा है। तो आपको मतलब
बहुत जोर देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देखते चलिए और सुनते चलिए, मस्तिष्क में बैठता चलेगा सारी बातें। और जब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में बैठेंगे, प्रश्न आपके सामने आएगा ऑटोमेटिक, अगर आपके आँख से वो प्रश्न गुजरा रहेगा और आप सुने रहेंगे, दिमाग में बैठाए रहेंगे, तो कहीं ना कहीं खुलेगा कि नहीं, इसका ये ऑप्शन सही है, और आप सही करके आएंगे। ठीक है, तो ये मत समझिए कि आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो कथा वाचना में आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी बात मत समझिएगा। ठीक है, बाकी देखते चलिए, समय को वेस्ट नहीं करना है। देखिए, भारत का प्रथम संचार उपग्रह जो है वह एप्पल है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान 1 है। देखिए, पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 है। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह क्या है? EOS-03 है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 है। और आगे देखिए, प्रक्षेपण यान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर बहुत सारे प्रक्षेपण यान दिया हुआ है। देखिए, SLV का फुल फॉर्म क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये ऐसे ही पूछ लेगा, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, आपको बताना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ASLV का पूर्ण रूप क्या है? आगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV काफ़ी आपने काफ़ी सुना होगा, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये काफ़ी चर्चा में रहता है PSLV। और GSLV का पूर्ण रूप है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान है। SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान है। भारत का प्रथम उपग्रह क्या है? भारत का प्रथम उपग्रह है रोहिणी RS-1, और 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम वर्क हॉर्स है। PSLV का अन्य नाम क्या है? वर्क हॉर्स है। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। देखिए, आगे देखते हैं। देखिए क्या है? अंतरिक्ष कार्यक्रम है। देखिए, इसमें क्या दिया है? विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1975 में। ठीक है, और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ 1962 में। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना 1972 में किया गया। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका कुतिया। अंतरिक्ष में जो प्रथम जानवर भेजा गया था वह लाइका थी, कुतिया थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति तो मेजर यूरी गागरिन सोवियत संघ के थे। यह जो है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यूरी गागरिन सोवियत संघ के थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंतीना तेरेस्कोवा, सोवियत संघ। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, और पूछा गया प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, तो नाम थोड़ा सा जटिल है, वेलेंतीना तेरेस्कोवा सोवियत संघ की थी। और प्रथम पुरुष भी यूरिन गागरिन, ये भी सोवियत संघ के थे। आगे देखिए, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनो, सोवियत संघ के ये भी थे। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सवितकाया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फॉर्म तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में, ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, यह प्रथम भारतीय थे। अंतरिक्ष में गए थे 3 अप्रैल 1984। कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला। अगर पूछा जाए अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, तो राकेश शर्मा।
ठीक है। और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला, तो यह कल्पना चावला हो जाएगा। जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल की थी। कल्पना चावला कहाँ की थी? हरियाणा के करनाल की थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम 2006 में गई थी अंतरिक्ष में। सुनीता विलियम अगर पहली पूछे तो कल्पना चावला 1997 में, और सुनीता विलियम्स 2006 में गई थी। आगे देखते हैं। और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला शिरीषा आंदला। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला शिरीषा आंदला 2011 वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा जन्म, आंध्र प्रदेश। इनका जो शिरीषा आंदला है, ये किस राज्य की हैं? तो आंध्र प्रदेश की हैं, ध्यान रखिएगा। और कल्पना चावला की जो मृत्यु है 1 फरवरी 2003 को हुई थी। कल्पना चावला की जो मृत्यु है 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई थी। ठीक है। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टीना कोच। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टीना कोच 328 दिन 2020 में जो है कि 328 दिन रही थी क्रिस्टीना कोच। आगे देखिए, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो लूना 16 था। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9 है। ठीक है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के थे। 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर जो है कि पैर रखे। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग कहाँ के थे? अमेरिका के। और 21 जुलाई 1969 को यह चंद्रमा पर पैर रखे थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 है। ठीक है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टोटो। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टोटो यूएसए के। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशे अंसारी 2006 में ईरानी मूल की अमेरिकी हैं। देखिए आगे देखते हैं। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया यूएसए। और मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1 है। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1 है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है। सोवियत संघ द्वारा 1975 को। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अमेरिका का है। आगे देखते हैं क्या दिया है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक सविता रानी। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक सविता रानी। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी झोली में आप रखिए। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक सविता रानी। महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक, शब्दों को समझिएगा। महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक सविता रानी। आगे देखिए। क्या है? भारतीय अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1। भारतीय अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1। देखिए, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन है। चंद्रयान 1। प्रक्षेपण तिथि 22 अक्टूबर 2008 को। और किसके द्वारा? इसरो के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रमा पर पहुंचा था 14 नवंबर 2008 को। प्रक्षेपण स्थल जो था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र था। प्रक्षेपण यान PSLV XLC 11। तत्कालीन इसरो प्रमुख G माधव राय। और इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर और एक
ऑर्बिटर ऑर्बिटर था। आगे देखिए, इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केलेटल क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया। इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया। इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका और जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रयान टू प्रक्षेपण तिथि 22 जुलाई 2019। चंद्रयान टू 22 जुलाई 2019 को किसके द्वारा भेजा गया था? इसरो के द्वारा भेजा गया था। चंद्रयान टू 22 जुलाई 2019 को इसरो के द्वारा भेजा गया था। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। कब किया? 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। प्रक्षेपण यान GSLV M के थर्ड M1 है। तत्कालिक इसरो प्रमुख के शिवन थे और चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण तीन हिस्से थे। देखिए, 3 हिस्से थे: ऑर्बिटल, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटल थे, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा ऑर्बिटल को प्रज्ञान। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया। मार्स ऑर्बिटल मिशन। देखिए, मार्स ऑर्बिटल मिशन मंगल के लिए भारत का पहला मिशन था। मंगलयान के नाम से भी जाना जाता था। मंगल के लिए भारत का पहला मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता था। 5 नवंबर 2013 किसके द्वारा? इसरो के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया। मंगल पर पहुंचा 24 सितंबर 2014 को। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और प्रक्षेपण यान PSLV XLC-25। तत्कालिक इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन। इसरो प्रमुख कौन थे? के राधाकृष्णन। रॉसकॉस्मोस, नासा और यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया। आगे देखिए, एक एशिया का पहला देश। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा है। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को भेजा है। देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, पर्यावरण। अगला टॉपिक क्या है? हमने अगला टॉपिक क्या सेलेक्ट किया है? पर्यावरण है। ठीक है, तो पर्यावरण भी हमारे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एक प्रश्न आपका यहाँ से भी एग्जामिनर रखने की कोशिश करता है। देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर कहलाता है वह पर्यावरण, उसे ही पर्यावरण कहते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वह 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। प्रथम विश्व पर्यावरण 1973 में मनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण 1973 में मनाया गया था। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न को आप जेबा में रखिए। ठीक है, इस प्रश्नों को कहाँ रखना है? जेबा में रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1986 को हुआ था। 16 सितंबर को हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन 16 सितंबर को 1987 को हुआ था। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, इसीलिए विश्व ओजोन संरक्षण दिवस
16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये दोनों दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर है, मॉन्ट्रियल क्या है, कनाडा का एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आगे देखते हैं, ओजोन परत को नष्ट करता है CFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यही ओजोन परत को नष्ट करता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। क्योटा जापान सम्मेलन हुआ था 1972, 1997 में हुआ था क्योटा जापान सम्मेलन हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में, प्रभावी हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में, वातावरण से संबंधित है जो क्योटो सम्मेलन। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से संबंधित है क्योटो सम्मेलन। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान का बढ़ना, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। लोगों के मुंह से आप या पेपर में सुनते होंगे ग्लोबल वार्मिंग, तो वह क्या है, विश्व के तापमान का बढ़ना या पृथ्वी की औसत तापमान का बढ़ना, उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 14 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कार्बन डाइऑक्साइड है। ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाता है, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाता है, हरित गृह। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि हरित गृह, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों में आता है जलवाष्प। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको जेब में रखना है, ठीक है। सारे जो प्रश्न बताते चल रहे हैं उसको आप जेब में रखिएगा, समय बहुत कम बचा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, ठीक है। हरित ग्रह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। हरित ग्रह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है CO2। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, जोसेफ फोरियर के द्वारा दी गई थी 1824 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में किया गया था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था, तो 1986 में लागू किया था। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ग्रीन पीस एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह नागपुर में स्थित है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है, नागपुर में स्थित। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में हुआ था। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में हुआ था। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में हुआ था। देखिए ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर है। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में हुआ था। और विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को होता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। 21 मार्च विश्व वन दिवस, 21 मार्च विश्व जल दिवस 22 मार्च और जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से।
जो रेड डाटा बुक है वो विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से संबंधित है, रेड डाटा बुक। आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए क्या है, पारिस्थितिकी। अगला टॉपिक हम लिए हैं पारिस्थितिकी। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। जीवधारियों तथा उनके वातावरण का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रीटर ने 1865 में किया था। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। रीटर के द्वारा 1865 में किया गया था और हैकल के द्वारा 1869 में किया गया था इकोलॉजी शब्द का प्रयोग। आगे देखिए, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी क्या है? महासागर है। और रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई कहलाती है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम कहलाती है। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था एजी टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो एजी टांसले ने 1935 में किया था। आगे देखिए क्या है, पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। और पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई पारितंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों से बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक को तीन भागों में विभक्त किया गया, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक तीन भागों में विभक्त है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। आगे देखिए, उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता, बकरी, गाय, भैंस यह प्राथमिक उपभोक्ता है। वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्राथमिक उपभोक्ताओं को, जो प्राथमिक उपभोक्ता है को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? जैसे भेड़िया, जो गाय, बकरी, भैंस को खा जाएगा। क्या लिखा है? प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। भेड़िया, मोर, लोमड़ी ये सब द्वितीयक उपभोक्ता हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता। जैसे अब भेड़िया, मोर, लोमड़ी को बाघ, शेर, चीता ये खा जाएंगे तो ये तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। आगे देखिए, अजैविक घटक को दो भागों में बांटा गया है। अजैविक घटक है उसको दो भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक घटक। कार्बनिक अजैविक घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। अकार्बनिक अजैविक घटक मृदा, जल, वायु, खनिज है। अकार्बनिक अजैविक घटक मृदा, जल, वायु और खनिज है। अपघटक होते हैं, देखिए अपघटक कवक एवं जीवाणु होते हैं। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक कवक एवं जीवाणु होते हैं। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? कवक और जीवाणु होते हैं। सफाई कर्मचारी अपघटक कहलाते हैं। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। ठीक है, एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों से। खाद्य श्रृंखला किससे बनती है? उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर बनती है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता मानव है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक
प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता मानव है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता मानव है। किसी पारितंत्र के विभिन्न विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमि की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमि की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होता है? ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। देखिए, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है प्रदूषण। प्रदूषण कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको खुद पता होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एग्जाम के लिए प्रदूषण से क्वेश्चन ऑटोमेटिक जो है एग्जामिनर के दिमाग में उड़ जाता है। वायु जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन को मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है, जिसे प्रदूषण कहते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक पर जैविक। आगे देखिए, जैव विघटित प्रदूषक वाहित मल, ठीक है। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग है उदर। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग उदर है। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है सीसा से। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग सीसा से होता है। एस्बेस्टास धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। एस्बेस्टास धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। पारा किसको प्रभावित करता है? पारा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है, रक्त धाराओं को प्रभावित करता है, ठीक है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक, ठीक है। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। मनुष्य में रक्त दाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषक कैडमियम। मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषक कैडमियम। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। पीएम था एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से, ठीक है। पीएम का तात्पर्य पार्टिकुलेट मैटर और एसपीएम का मैटर है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए, वायु प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब जो है कि वायु प्रदूषक हैं। देखिए, 3 दिसंबर 1984 को क्या दिया है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट घटना है, इसको भी आप गांठ बांध लीजिए अगर आपको एग्ज़ाम बार बार देना है तो। 3 दिसंबर 1984, आप बार बार अगर एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपसे प्रश्न सामने आ ही जाएगा और सामना आपका पड़ जाएगा। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। मिनी माता रोग पारायुक्त जल से होता है। मिनी माता रोग सबसे पहले हुआ था जापान में हुआ था। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? उसमें कितना ऑक्सीजन की मात्रा घुलित है उससे उसमें जल प्रदूषण की मात्रा जो है कि मापा जाता है। सिगरेट के धुएं का मुख्य घटक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में स्थित है, ठीक है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। वाहनों से निकलने वाले धुएं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। वाहनों से निकलने वाले धुएं में क्या पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड
एवं सीसा पाया जाता है। ठीक है। कारखानों से निकलने वाले धुएं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, और अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड का। देखिए, वाहनों से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा पाया जाता है। कारखानों से जो धुआं निकलता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और अम्ल वर्षा में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। देखिए, सल्फर SO2 होता है। SO2 एवं नाइट्रेजन ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड NO का अम्लीय वर्षा जो है SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड NO का जो है कि मिश्रण है। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल। DDT होता है अजैव अपघटनीय प्रदूषक, संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानिकारक पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि या प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है मीथेन। ठीक है। चावल के खेतों से निकलने वाला जो प्रदूषक है वह है मीथेन। आगे देखते हैं। देखिए, अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है इतिहास की प्रमुख घटनाएं। इतिहास की प्रमुख घटनाएं, कुछ इम्पोर्टेंट घटनाओं को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए क्या है, भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। भारत में आर्यों का आगमन ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व होता है ऋग्वैदिक का। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व। महावीर का निर्माण 468 ईस्वी पूर्व। ये जो घटनाएं हैं इसको थोड़ा सा आपको इसमें जायजा ले लेंगे तो आपको इसमें याद रहेंगे, कुछ आइडिया मिल जाएगा। देखिए क्या दिया है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व। और विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व। और शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा पूर्व। और हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी। और हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी। फाहियान की भारत यात्रा 405 से 11 ईस्वी पूर्व। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी। हेनसांग की भारत यात्रा 630 ईस्वी। चीनी यात्री इत्सिंग का बिहार भ्रमण 673 ईस्वी। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1992 ईस्वी। और गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी। और इब्न बतूता का भारत आगमन 1333 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी। वास्को डिगामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी। आगरा शहर की स्थापना 1506 ईस्वी। आगे देखिए, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी। कन्नौज का बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी। हल्दी घाट का युद्ध 1576 ईस्वी। हल्दीघाट का युद्ध 1576 ईस्वी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी। अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ 1574 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1776 से 1767 से 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल
युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी। चतुर्थ आंग्ल आंग्ल युद्ध 1799 ईस्वी। सन्यासी विद्रोह जो है वह 1770 ईस्वी। और संथाल विद्रोह 1855 से 56। और होम विद्रोह 1828 से 1833 ईस्वी। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है। देखिए ये दिया है कुछ गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम आप देखेंगे गवर्नर जनरल एवं वायसराय से एक या दो या किसी किसी एग्जाम में 3 प्रश्न फंस जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है हम लोगों को। बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। और पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में सिविल सेवा के जनक कॉर्नवालिस। बंगाल में स्थानीय शासन का बंदोबस्त अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। और भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन। और रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन रद्द किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड होर्डिंग सेकंड के द्वारा। देखिए कहाँ चला गया, अभी नीचे चला गया है, अभी आपका ये आ जा रहा है, ध्यान दीजिए। 1 मिनट, एक मिनट, 1 मिनट, कहाँ चला गया? बस ये एक मिनट। भारत में देखिए, ये तो पढ़ा दिए। देखिए अंतरिक्ष भी हो गया और पारिस्थितिक प्रदूषण पढ़ा दिए आप लोगों को। और हाँ देखिए, ये आ गया, ये यही है, यही पढ़ा रहे थे ना। देखिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए आगे देखिए, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा, रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड का गठन किसके समय काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय काल में हुआ था रेलवे बोर्ड का गठन। और बंगाल का विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द कौन किया था? लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड। भारत में रेलवे की स्थापना देखिए, रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में। और रेलवे का स्थापना लॉर्ड डलहौजी। दोनों बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर रेलवे बोर्ड का स्थापना पूछेगा तो लॉर्ड डलहौजी समय सही होगा। और रेलवे बोर्ड का गठन तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारत में डाक का स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। पहली बार पाकिस्तान की मांग लिन लिथगो ने किया था। पहली बार पाकिस्तान की मांग लिन लिथगो ने किया। जलियांवाला हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सती प्रथा, आगे देखिए, सती प्रथा 1829 का अंत तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति। सती प्रथा 1829 का अंत तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति।
विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के समयकाल में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में लॉर्ड चैमफोर्ड के समय में हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड वेबल के समय में हुआ था। ठीक है। बम्बई कलकत्ता था मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना था चंपारण सत्याग्रह 1917 लॉर्ड चैमफोर्ड के समय में हुआ था। सहायक संधि की शुरुआत था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेजली के समय में हुआ था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग ड्यूप्ले ने किया था। सहायक संधि का प्रयोग ड्यूप्ले ने। महारानी विक्टोरिया केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। महारानी विक्टोरिया केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित 1877 में लॉर्ड लीटन ने किया था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। बंगाल का शेर कहलाता था। बंगाल का शेर किसे कहते थे? तो लॉर्ड वेलेंजली को बंगाल का शेर कहा जाता। साइमन कमीशन भारत आया लॉर्ड इरविन के समय में। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा लॉर्ड वेवेल के समय में। आगे देखिए क्या दिया है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई लॉर्ड मिंटो सेकंड के। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ लॉर्ड लिपन के समय में। सविनय आज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय में। असहयोग आंदोलन लॉर्ड चैमफोर्ड के समय में। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डेफरिन के समय में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैकटॉफ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, यह प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ठीक है। नरबली प्रथा का अंत चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ और नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हॉर्डिंग। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो और नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड लिपन। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो और नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड लिपन। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन। आगे देखिए क्या दिया है। आगे देखिए ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इतिहास की प्रमुख घटनाएं हैं। देखिए इसको हम लोग देख लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। पाइका विद्रोह 1817 से 25 ईस्वी के बीच हुआ था। और भील विद्रोह 1818 से 31 के बीच हुआ था। हो विद्रोह 1820 से 21 के बीच हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच हुआ था। देखिए रामोशी विद्रोह 1822 से 29 के बीच हुआ था। और बहावी आंदोलन 1826 से 71 के बीच हुआ था। खांसी आंदोलन 1833 में हुआ था। नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 के बीच हुआ था। फराइजी आंदोलन हुआ था 1838 से 60 के बीच हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था। मोफला विद्रोह 1920 से 22 ईस्वी में हुआ था। कूका विद्रोह 1840 से 72 और कांग्रेस का स्थापना 1885 को हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। कांग्रेस का स्थापना को था 1885 में हुआ था। और तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था?
1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। बंगाल के विभाजन के बाद 1905 में विभाजन हुआ था, उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। और पार्लियामेंट सुधार हुआ था 1909 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1909 में पार्लियामेंट सुधार हुआ था। 1917 में चंपारण हो गया था। 18 में खेड़ा हुआ था। 19 में खिलाफत हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 के बीच लड़ा गया था। ध्यान दीजिएगा। बंगाल विभाजन 1905 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, पार्लियामेंट सुधार 1909 में, चंपारण 17 में, खेड़ा आंदोलन 18 में, खिलाफत आंदोलन 19 में। और प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 के बीच हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच हुआ था। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में हुआ था। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। और होम रूल लीग की स्थापना भी 1916 में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट भी 1919 में पारित हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में हुआ था। और वायकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 में हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 में। दांडी मार्च नामक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। और गांधी ऋण समझौता 1931 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था। और महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था। और भारत पाकिस्तान 1965 में हुआ था। आगे देखिए ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। और तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में था। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। कारगिल युद्ध, ये भी ध्यान रखिएगा, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 31 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। और क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। और आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। देखिए, क्रिप्स मिशन का जो आगमन था वह 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन भी 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 1942 की 3 घटनाएं हैं: क्रिप्स मिशन का आगमन, आज़ाद हिंद फौज का गठन, भारत छोड़ो आंदोलन। और चीनी क्रांति 1911 में। और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। और रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। तो ये रहे इतिहास की कुछ इम्पोर्टेंट जो है कि डेट्स। तो इसको इम्पोर्टेंट सन थे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और देखिए, इतने कुछ टॉपिकों को हम कवर कर दिए हैं। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे हम ढेर सारे टॉपिक को, आपको एक हफ्ते का जो समय बचा है और इसमें उतने टॉपिक को हम कवर कर देंगे धीरे धीरे। आप विश्वास रखिए, खाली आप विश्वास बनाए रखिए। और चैनल पर जो वीडियो हम डाल रहे हैं उसको आप देखते जाइए और कहीं ना कहीं आपको उसका लाभ मिलेगा। पहले ही लाभ मत सोच लीजिए, पढ़ते रहिए। बस एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, हमने जो चीज़ें रिवीजन कराए हैं या आप जो चीज़ें रिवीजन किए हैं उसका फ़ायदा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो एक एक करके सभी वीडियो को आप देखते रहिए ध्यान से। और एक एक बातें, एक एक पॉइंट को बैठाते चलिए। कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीज़ें काम आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।